वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं मॉडल पेपर सेट 2 का पार्ट 2, जिसमें गणित एवं हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस मॉडल पेपर सेट 2 का आंसर शीट उपलब्ध है, जिसको आप डाउनलोड करके अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो करते हैं शुरुआत मॉडल पेपर सेट 2 के पार्ट 2 का। मैथ्स के सेक्शन का पहला क्वेश्चन नंबर 41, 1 प्लस 55/10 प्लस 555/1000 को दशमलव में व्यक्त करना है। तो देखो बाबू, 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करने का रूल क्या है कि मान लीजिए अगर आपके पास है 55 है, जैसे इस केस में इसको हम लिख सकते हैं 55.0। तो उस केस में क्या है, अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल जो है एक पोजीशन लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, 100 से करेंगे तो 2 पोजीशन मूव करेगा लेफ्ट की तरफ, 1000 से करेंगे तो 3 पोजीशन, जितना जीरो उतना पोजीशन लेफ्ट की तरफ मूव करता है डेसिमल। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक पोजीशन मूव करेगा तो ये हो जाएगा 5.5। 555 में डेसिमल का है, उसके बाद है 555.0। तो ये 3 पोजीशन मूव करेगा तो क्या हो जाएगा 0.555। अभी इन तीनों को जोड़ देना है। अब 1 का मतलब होता है 1.0, 5.5 एंड 0.555। याद रखना डेसिमल जो है एक लाइन में होना चाहिए, उसी हिसाब से हम नंबर को लिखते हैं। हम चाहे तो इसमें 0 लगा दें, नहीं भी लगाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 10 कैरी 1, ये हो गया 7.055। ऑप्शन नंबर सी। 22, 1 से 100 तक संख्याओं को लिखने के क्रम में संख्या 1 कितनी बार लिखी जाती है। आपने देखा होगा कि संख्या 9 कितनी बार लिखी जाती है, ये क्वेश्चन आता रहा है अब तक। लेकिन मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 कितनी बार आती है, 2 से लेकर 9 तक का जो डिजिट है, जो अंक है, वो सब 20-20 बार आती है बाबा। 1 जो है वो 21 बार आती है, और 0 जो है वो आती है आपकी, 0 आएगी आपकी 10 से लेके 90 तक में 9 बार, एंड 2 11 बार आएगी। ये आपको याद रखना होगा। यानी 1 कितनी बार आएगी, 21 बार। अब कैसे आएगी उसको हम लोग समझ लेते हैं, राइट। कैसे आएगी उसको समझते हैं, ये वाला आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए कैसे आएगी, अब देखिए 1 जो है 1 से लेके 10 तक में कितनी बार आएगी, एक तो 1 में आएगी, एक 10 में आएगी, यानी 2 बार आएगी। 11 से लेके 20 तक में कितनी बार आएगी, 11 में आई, 12 में भी आएगी, 19 तक में आएगी। सब में एक एक बार तो कम से कम आएगी। 11 से लेके 19 होता है 9 बार आ गया, और 11 में 2 बार आया इसलिए 10 बार हो गया, राइट। अब देखेंगे 21 से 30 में 1 कितनी बार आया, एक बार आया। 31 टू 40 में एक बार आएगा। अब सब में एक एक बार आता जाएगा। 41 टू 50 में भी एक बार, 51 टू 60 में भी एक बार, 61 टू 70 एक बार, 71 टू 80 एक बार, 81 टू 90 एक बार, 91 टू 100 में कितनी बार आएगी, ये आएगी 2 बार। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे देखिए 10, ये 1 वाला जोड़, 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 9 2 11 प्लस 10 21 बार, राइट। तो इस तरह से 1 जो है 21 बार आती है। बाकी हमने क्या बताया है कि 2 से लेके 9 तक का जो डिजिट है, अंक है, वो 20 बार आता है, और 0 जो है 11 बार आता है। तो ये बहुत ही छोटा सा बात है, इसको याद किया जा सकता है। 43, यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग 1728 हो और बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी हो, तो बड़ी संख्या का मान कितना है। ठीक है, बड़ी संख्या का मान कितना है। छोटी संख्या अगर x है बाबू, तो बड़ी संख्या क्या है, 3x है, 3 गुनी है। और इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 1728। याद रखना है ये x जो है छोटी संख्या है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, x और 3x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 1728। अब 4x का मतलब होता है 4 इंटू एक्स, और इंटू है यानी 4 को अगर हमको शिफ्ट करना है तो क्या करना होगा, शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन व्युत्क्रम यानी 1/4 हो जाएगा। अब 4 से देखिए ये कटेगा, 4 4 जा 16, बचेगा 1 to 12 3 बार में, बचेगा 8 2 बार में। यानी छोटा वाला जो संख्या है वो है 432। हमको बताना है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इंटू 3,
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1296 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, 30, 36 और 90 का लसा उनके मौसा का कितना गुना होगा। यानी हमको क्या करना होगा, इन तीनों नंबर का लसा भी निकालना होगा और मौसा भी निकालना होगा। चलिए हम लोग करते हैं, इसको लसा निकालते हैं, पहले मौसा निकालते हैं। चलिए देखिए, तीनों किस नंबर से, बड़े से बड़ा नंबर सोच सकते हैं, किससे तीनों डिवाइड हो रही है, 6 से तो तीनों हो रहा है, तो 6 हम लोग ले लेते हैं। 6 5 जा 6 6 जा 6 से 15 बाद में हो जाएगा। अब देखिए 5 6 और 15 किसी एक के टेबल में नहीं आने वाला है, राइट। किसी एक के टेबल में ये तीनों नंबर नहीं आएगा, यानी हमारा 6 जो होगा HCF होगा। ये कॉमन डिवीजन मेथड का तरीका है HCF निकालने का। यानी मौसा हो गया आपका 6, उसमें जितनी भी संख्या है सब किसी एक नंबर से डिविजिबल होनी चाहिए। यहाँ पे 30 36 90 तो है 6 से डिविजिबल, लेकिन आगे 5 6 एंड 15 तीनों किसी एक संख्या से नहीं है, इसलिए हम लोग स्टॉप कर देंगे प्रोसेस और हमारा 6 हो गया HCF। अगर हमको LCM निकालना है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी को। 2 से करते हैं 5 3 15, 3 से करेंगे 5 1 5, फिर 5 से करेंगे 1 1 1, यानी LCM क्या हो गया, यानी लसा क्या हो गया, 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमको पूछ रहा है कि मौसा का कितना गुना है, यानी हम लोग मौसा से इस LCM को डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना गुना है। क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, देखिए 6 6 कट गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 इंटू 3 30 गुना है, 30 गुना, ऑप्शन नंबर डी। तो कॉमन डिवीजन मेथड से स्टार्ट करने से क्या फायदा हुआ कि हमारा मौसा भी निकल गया और बाद में इसको कंटिन्यू किया तो लसा भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 45, 7.5 मीटर बाई 4.2 मीटर आकार के फर्श को ढकने के लिए 2.5 डेसीमीटर आकार के कितने वर्गाकार टाइल्स लगाने पड़ेंगे। देखिए इस पर ध्यान देना कि ये यूनिट अलग है, ये डेसीमीटर है, तो जब भी यूनिट अलग हो तो हमेशा हमको लोअर वाले यूनिट में दोनों को कन्वर्ट करना होता है। उसको चेंज करेंगे, जो हायर यूनिट है उसको लोअर में कन्वर्ट करेंगे। यानी मीटर और डेसीमीटर में कौन बड़ा होता है, मीटर बड़ा होता है, तो मीटर को हम लोग डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और इसके लिए बड़ा अच्छा ट्रिक है, मिली सेंटी डेसी, शायद आप लोगों ने सुना होगा, मिली सेंटी डेसी। यानी अगर मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, अगर ये मिली है तो मिली को मीटर, मिलीमीटर हो जाएगा, मिलीग्राम भी हो सकता था, सेंटीमीटर भी आपने सुना होगा, डेसीमीटर तो सुन रहे हैं। और इसके बाद क्या आता है, मीटर आता है, राइट। और सब में 10 गुना का फर्क होता है, एक से दूसरे में जाते हैं। मिलीमीटर से 10 गुना बड़ा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से 10 गुना बड़ा होता है डेसीमीटर, और डेसीमीटर से 10 गुना बड़ा होता है मीटर। यानी 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ये हमको पता चल गया। याद भी रख सकते हैं आप, लेकिन अगर ये याद है मिली सेंटी डेसी मीटर है तो मीटर, और फिर हो जाता है क्या, डेका हेक्टो किलो, ये है उसका तरीका। वो हम लोग बाद में कभी इस चैप्टर को जब हम लोग डील करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर होता है। यानी हमारा जो फर्श है, फर्श का जो एरिया है, फर्श का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, 7.5 मीटर, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो डेसीमीटर बन गया, इनटू 4.2 मीटर, तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, डेसीमीटर स्क्वायर, वर्ग डेसीमीटर बोल सकते हैं इसको। ये हो गया फर्श का क्षेत्रफल। और हमारा जो टाइल्स है, टाइल्स, एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है, टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है, वर्गाकार है, तो जो साइड है, साइड इंटू साइड होता है 2.5 इंटू 2.5 डेसीमीटर स्क्वायर। तो अब हमको पता करना है कितने टाइल्स लगेंगे, तो वो होगा नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएगा, फर्श के क्षेत्रफल को हम लोग डिवाइड कर देंगे टाइल्स के क्षेत्रफल से। तो क्या है ये, 75 इंटू 42 है डेसीमीटर स्क्वायर, और नीचे में क्या है 2.5 इंटू 2.5 है डेसीमीटर स्क्वायर। देखिए कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया, 75 इंटू 42, ये हो जाएगा 25 इंटू 25, और दोनों को 10 से डिवाइड किया तभी तो 25 बना है,
तो ये 10 दोनों जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये 100 हो गया। अब ये 25 से 4 बार में कट गया, 25 से ये 3 बार में कट गया। हमारा नंबर ऑफ टाइल्स निकला 3 इंटू 42 इंटू 4, 3 4 जा 12, 12 इंटू 42, 12 2 जा 24, बचेगा 2, 12 4 जा 48 इंटू 50, यानी 504, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, नीचे दिया गया कोण किस प्रकार का है? ये जो कोण है आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो 180 डिग्री से बड़ा है। 180 डिग्री से जो बड़ा होता है उस कोण को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, तो ये तो 180 से बड़ा है, तो ये हो गया प्रतिवर्ती कोण। न्यून कोण क्या बोलते हैं? जो 90 डिग्री से छोटा हो। जो 90 डिग्री के बराबर हो उसको बोलते हैं समकोण, और जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसको बोलते हैं अधिक कोण। चारों का हम लोग जान गए कि क्या होता है, कौन सा कोण क्या होता है। यानी अगर ये एक रे है, ये है, ये एंगल जो है आपका न्यून कोण है। अगर हम इसको 90 डिग्री पे बनाते हैं, इसको ऐसे दिखाया जाता है, तो ये जो एंगल बना वो है समकोण। और इससे भी थोड़ा सा भी बड़ा होता, 1 डिग्री भी बड़ा होता, तो जो एंगल बनता वो हो जाता, ये एंगल जो बना वो हो गया आपका अधिक कोण, और ये उससे भी बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 47, यदि 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर हो तो 1 घन मीटर का मान कितना होगा? घन मीटर का मतलब क्या हुआ? 1 घन मीटर अगर हम लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। घन का मतलब है कि मीटर को हम, घन मीटर का मतलब है 3 बार हमने मीटर को मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये आयतन का यूनिट होता है, राइट। और 1 मीटर को हम लोग क्या ले सकते हैं? 10 डेसीमीटर, 10 इंटू 10 इंटू 10, और 3 बार डेसीमीटर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? ये घन डेसीमीटर बन गया, घन डेसीमीटर बन गया। तो कितना हो गया? 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया? 1000 घन डेसीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। 48, किसी गाड़ी की मीटर रीडिंग इस प्रकार है। स्थान ए पे जब है तो इस समय रीडिंग ये है, बी पे ये रीडिंग है, सी पे ये रीडिंग है। तो बोल रहा है ए से बी की दूरी बी से सी की दूरी से कितना कम है, चेक कर लेते हैं। यानी बी से सी की दूरी यानी ज़्यादा है, तो पहले उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। बी से सी की दूरी क्या होगी? 431.9 में से 348.3 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 9 माइनस 3 6 होता है, 11 माइनस 8 3 होगा, 12 माइनस 4 8 होगा, तो ये खत्म हो गया। 83.6 है डिस्टेंस बी से सी की। अब ए से बी की निकालनी है तो क्या करेंगे? ए से बी की होगी, बी वाला रीडिंग में से माइनस कर देंगे ए की रीडिंग को, 284.5 माइनस करेंगे, 13 माइनस 5 8 हो गया, 7 माइनस 4 3 हो गया, 14 माइनस 8 6 हो गया, 63.8 है। ऑफकोर्स कम है, तो पूछ रहा है कि बी से सी की दूरी से कितना कम है। चलिए इसको माइनस कर देंगे, ये जो डिस्टेंस था उसमें से ये वाला डिस्टेंस 63.8 को माइनस कर देंगे। 16 माइनस 8 गया 8, ये 12 माइनस 3 हो गया 9, और ये 7 माइनस 6 हो गया 1, 19.8, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 49, 77 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? यानी हमको बेसिकली पता करना है 77 प्लस 78 प्लस 79 प्लस ऐसे ऐसे चलते जाएंगे और 100 तक जोड़ के, नॉर्मल जोड़ के भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका क्या ट्रिक है उसको समझते हैं। पहले हमको पता करना होगा कितनी संख्या है। 77 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होगी? 100 माइनस 77 करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 23, यानी 77 के अलावा 23 संख्या है, यानी टोटल 20 प्लस इसमें 1 करना होगा, यानी 24 संख्या है हमारे पास। जैसे अगर हम बोलते हैं कि 1 से लेके 10 तक कितनी संख्या है, तो आप बोलोगे 10, कैसे आया? 10 माइनस 1 करते हैं तो 9 आता है, उसमें 1 जोड़ना होता है, तो वैसे यहाँ पे भी हम लोग 1 जोड़ देंगे, यानी हमारे पास 24 संख्या है। तो जितनी भी संख्या है उसको हम लोग को डिवाइड करना है 2 से, और क्या करना है? पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को ऐड कर देना है, और यही हमारा आंसर होगा। यही हमारा 77 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा।
2 से 1 12 बार में कट गया, 12 गुने 177। 12 का टेबल सबको आता होगा, 12 सते 84, बचा 8, फिर से 84 और 8 जोड़ेंगे तो 92, 92 हो गया, फिर बचेगा 9, 12 एकम 12 और 9 21, यानी 2124, ऑप्शन नंबर डी। क्या फॉर्मूला हम लोग को हमने सीखा, नंबर जो भी है, जितना भी संख्या है उसको डिवाइड करेंगे 2 से, और पहली संख्या उसको ए बोला जाता है और लास्ट वाली संख्या उसको एल बोला जाता है, उन दोनों को जोड़ देना है, यही होगा योगफल। कहीं पे भी कोई भी लगातार संख्या है जहाँ पे 1 का डिफरेंस हो, जहाँ पे 3 का डिफरेंस हो, सब जगह ये रूल फॉलो होगा। क्वेश्चन अगले सेट्स में ऐसा भी क्वेश्चन होगा जैसे पूछा जाएगा कि 8 के मल्टीपल्स, 5th मल्टीपल से लेके 17 मल्टीपल्स तक के नंबर्स को जोड़ना है, यानी 8 के वैसे गुणज को जोड़ना है जो 7th पोजीशन से लेके 15th पोजीशन तक है मान लो, तो कैसे जोड़ोगे, तो वहां पे भी ये रूल अप्लाई होगा, हम लोग करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, 7/60 में कितना जोड़ने पर 1 होल 1/24 प्राप्त होगा। मान लीजिए x जोड़ेंगे, 7/60 में क्या जोड़ना है, x जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 होल 1/24 मिलेगा, राइट। 7/60 प्लस x, ये हो जाएगा आपका 25/24। अब देखो बाबू, इसको शिफ्ट करना है ताकि हमको x कैलकुलेट हो जाए, तो शिफ्ट करने का इसमें क्या रूल है, इनटू में था तो इनटू होता था, प्लस में था तो प्लस माइनस ही होगा, एडिशन में प्लस में रहता है, जैसे यहाँ पे प्लस में है तो या तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चेंज होगा, कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे चेंज होगा, तो ये प्लस, ये इसके पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई साइन नहीं, तो यहाँ पे बेसिकली प्लस है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7/60 हो जाएगा। अब ये भिन्न का घटाव है, दो भिन्न को घटाना है, तो क्या करेंगे, 24 और 60 का हम लोग लसा निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, 24 एंड 60, हमको साफ साफ मालूम है 12 से कटता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 12 से कर रहे हैं, जल्दी होगा। अब 2 से करेंगे 1 5, फिर 5 से करेंगे 1 1, तो क्या हो गया एलसीएम, 12 इंटू 10, 120 हो गया एलसीएम, 120 हो गया एलसीएम। अब हमारा क्या तरीका होता है, ये 24 को 120 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करें, तो 25 को भी 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 125, माइनस है तो माइनस लिख दिया, 60 है इसको भी 120 बनाना है, तो 60 को भी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को भी 2 से करेंगे तो -14, और 125 -14 होता है 111/120, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, सरलीकरण कीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए बोर्ड मास को हम लोग याद रखेंगे, क्या होता है ये, ब्रैकेट ऑफ मीन्स का, डिवीजन भाग, मल्टीप्लिकेशन गुना, एडिशन यानी प्लस जोड़, और ये हो गया सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, ये इस तरह के स्टेप से अब कैलकुलेशन करते हैं, यानी यहाँ पे इनटू पहले होगा कि डिवीजन पहले होगा, डिवीजन पहले, चलिए लिख लेते हैं हम लोग, क्या हो गया 7/3 इंटू 2/3, और ये डिवीजन है, ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 3/5 क्या हो जाएगा, उसका उल्टा लिखना पड़ता है, 5/3 हो जाएगा, नीचे में क्या होगा 2 प्लस ये 3 1 3 2 5/3 हो गया, राइट। ऊपर में देखिए कुछ कटने वाला है, 7 2 5 है ऊपर में, नीचे में 3 है, तीनों नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया 7 इंटू 2 इंटू 5, 7 इंटू 2 इंटू 5/27 हो गया, नीचे में क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे 1 है तो 3 एलसीएम हो जाएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 3 होगा, ये इसका डिनोमिनेटर को 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को भी 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसको कुछ नहीं करेंगे, यानी ये हो गया 7 इंटू 10 लिख लेते हैं इसको /27, और इस लाइन को समझो कि डिवीजन है,
तो ये हो गया 11/3। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा 3 ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसके लिए हमने इसको डिवीजन मान लिया। अब ये हो गया 7 × 10/27, डिवीजन है तो ये इंटू हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा 3/11, राइट। अब देखिए 3 से ये 9 बार में कट गया, और तो कुछ कटना नहीं है। क्या हो गया 7 × 10 70, नीचे हो गया 11 × 9 99, 70/99। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, 3.36 घन मीटर की क्षमता वाले तेल के मटके से 420 मिलीलीटर क्षमता वाले कितने बोतल भरे जा सकते हैं। तो ये बोतल है, बोतल का साइज है 420 मिलीलीटर और ये दिया हुआ है घन मीटर में। तो क्या करना होगा, कौन बड़ा है, घन मीटर बड़ा है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में। अब कैसे करेंगे इसको समझिए। एक घन मीटर जो है, अब याद रखने का तरीका बता रहे हैं, ये जो हमारे पानी का जो टंकी होता है हमारे घरों में, पानी की जो टंकी होती है, टैंक्स जो होते हैं, वो होता है 1 घन मीटर साइज का। उसका आयतन जो है वो होता है 1 घन मीटर। और वो कितना लीटर होता है ये तो सबको मालूम है, 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर का होता है। कितना होता है, 1000 लीटर होता है। अब इसको तो मिलीलीटर करना आता है सबको, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो ये 1000 गुने 1000 मिलीलीटर हो गया, राइट। यानी 60, इतना मिलीलीटर होता है 1 घन मीटर। याद रखने का तरीका क्या है, 1 घन मीटर हमारे घरों में जो पानी की टंकी होती है उसकी क्षमता होती है, और वो होता है 1000 लीटर। और 1000 लीटर को हम लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 6 जीरो लग जाएगा। यानी अगर हम इसको रीड करें तो क्या होगा, 10 लाख मिलीलीटर। अब हमारे पास तेल का मटका जो है उसका वॉल्यूम कितना है, उसका क्षमता है 3.36 घन मीटर। तो घन मीटर की जगह हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 6045, इसको डिवाइड करेंगे इस 420 से, तो हमको मिल जाएगा कितने बोतल भरे जा सकते हैं। अब इस में से 2 जीरो इसको दे देंगे तो ये 336 हो जाएगा, इसका डेसिमल हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 336, इधर 4 जीरो बचेगा, ये हो गया 420, एक जीरो कैंसिल हो गया। और ये 42 2 से करते हैं 21, 2 से करेंगे तो 1 बार, फिर 6 बार, फिर 8 बार। और अगर इसको 7 से करें तो 3 बार में, 3 7 2 14, बचेगा 28 4 बार में, फिर 3 से ये 8 बार में। यानी ये आ गया 8 और ये कितना है 1000, यानी 8 × 1000 आपका बचेगा, यानी 8000 बोतल्स को भर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि 1 घन मीटर कितने लीटर या मिलीलीटर के बराबर होता है, 1000 लीटर और 10 लाख मिलीलीटर के बराबर होता है। याद रखने की जरूरत नहीं, केवल याद ये रखिए कि हमारे घर में जो पानी की टंकी होती है वो 1000 लीटर का होता है नॉर्मली, और 1 घन मीटर उसका आयतन है। अब अगला क्वेश्चन है 93.45 को 0.015 से विभाजित करने पर अनुमानित उत्तर क्या प्राप्त होगा। ये देख लेते हैं, 93.45 को डिवाइड करना है किससे, 0.015 से। देखिए इसमें 3 डेसिमल प्लेसेज है, 1 2 3, तो इसमें भी कर लेंगे, 1 2 1 0 लगा देते हैं, 3 डेसिमल प्लेस हो गया। अब ये डेसिमल और ये डेसिमल खत्म हो गया, तो ये हम लिख सकते हैं 93450/15। अब हमको आसान सा लग रहा है देखने में, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 बचेगा 4 3, 5 8 जा 40 बचेगा 3 4, 5 6 जा 30 बचेगा 4 5, 5 9 जा 45, 0 8 1 9, ये भी 3 से कटेगा, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 6230 आपका करेक्ट आंसर होता है। तो अनुमानित उत्तर क्या है, कौन इसके नजदीक है, 6000 है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54। अब एक खेत है वर्गा का, वर्ग के साइज का, के शेप का एक खेत है। उसके चारों ओर बार लगवाने का खर्च कितना है, 3900 रुपये है। और किस रेट से लगा है,
₹75 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाया गया है और उसका कॉस्ट आ रहा है इतना। अब इससे हमको क्या मिलेगा? ₹75 के हिसाब से ₹3,900 लग रहा है। तो ये जो है बाड़ जो लगता है वो बाउंड्री पे लगता है बाबू, ठीक है, उसको फेंसिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में। फेंसिंग जो है बाउंड्री पे किया जाता है और बाउंड्री की टोटल लंबाई को क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। तो वो परिमाप जो है, वर्ग का परिमाप हमको मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा, ये जो खर्च हुआ है उसको हम लोग उसके दर यानी 75 रुपीज़ से डिवाइड करेंगे, तो मीटर, कितना मीटर है वो हमको मिल जाएगा। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 25 का टेबल सबको आना चाहिए। 25 3 जा 75, 25 1 जा 25, बचेगा 1414 140। तो 5 बार में 125 बचेगा 15 और फिर 0 150 6 बार और फिर 3 से कटेगा 3 5 जा 15 3 2 जा, यानी 52 मीटर उसका परिमाप है। इस वर्गाकार खेत का परिमाप है। अब वर्गाकार मीन्स क्या होता है? चारों साइड सेम होता है, यानी इसका परिमाप तो होता है 4 इंटू एल, वो दिया हुआ है 52 मीटर, राइट। तो इससे एल क्या निकल जाएगा? एल निकल जाएगा 52 इंटू 1/4, क्योंकि 4 जब शिफ्ट होगा तो क्या होगा? व्युत्क्रम हो जाएगा, 4 से 13 जाएगा। एल का वैल्यू आ गया 13 मीटर, यानी हर साइड है 13 मीटर। तो अब बोला उस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? एल इंटू एल, और एल है आपका 13, 13 इंटू 13, और मीटर 2 बार मल्टीप्लाई होता है, क्या बोलते हैं उसको? वर्ग मीटर बोलते हैं। तो ये हो गया 169 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई आधी हो जाए एवं उसकी चौड़ाई 1/4 हो जाए तो आयत का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा, कितना घट जाएगा? तो देखिए बाबू, लंबाई मान लीजिए एल था, चौड़ाई मान लो बी था, तो ये तो शुरुआत में था, इसको A1 मान लेते हैं। अब जो है आपका नया क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई आधा हो गया, मतलब L/2 हो गया, चौड़ाई 1/4 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? B/4 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? LB/8 हो रहा है। तो अब अगर हम देखें क्षेत्रफल कितना हो गया, अब ये क्या है? ये LB क्या है? A1 है, यानी A2 इक्वल टू हो गया A1/8, यानी पहले A1 था, अब उसका 1/8 हो गया, 8वां भाग रह गया घटकर, तो क्या हो गया? 1/8, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, नीचे दिए गए चित्र में एंगल AOB कौन सा भाई? ये वाला, इसको हम लोग 1 नंबर दे देते हैं। AOD हो गया ये पूरा, AOD ये पूरा एंगल हो गया, तो इसको हम लोग दे देते हैं नाम 2। और एंगल 3 क्या है? AOC यानी ये वाला, हम लोग नाम देते हैं 3। तो आप बताइए क्या बोल रहा है कि इसमें से इनको इस नंबरिंग में बताना है कि कौन न्यून कोण है, कौन सम कोण है, कौन क्या है। तो पहला वाला क्या है? न्यून कोण है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है? वो है अधिक कोण है बाबू। तो पहला न्यून कोण कौन कौन सा है? ये ऑप्शन, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया। दूसरा अधिक कोण है, तीसरा सम कोण है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, एक विक्रेता ने कुछ अंडे 220 रुपए के 2 दर्जन के भाव से खरीदे तथा 32 रुपए के 3 अंडे के भाव से बेचे। इस प्रकार 90 अंडे बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगा? यानी बेसिकली हमको पता करना है कि 90 अंडे उसने कितने में खरीदे और 90 अंडे उसने कितने में बेचे, राइट। देखिए 220 रुपए का उसने 2 दर्जन खरीदा, तो एक पीस अंडे का कितना दाम होगा? 220 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 दर्जन यानी 24 से, एक दर्जन में 12 होते हैं तो 2 दर्जन में 24 होते हैं, इससे डिवाइड करेंगे तो एक अंडे की कीमत मिल गई। और हमको पता करना है 90 अंडे की, तो एक अंडे का अगर कीमत ये है तो 90 अंडे की क्या होगी? 90 से मल्टीप्लाई, राइट। ये हमको मिल जाएगा उसका क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं CP। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। 6 से 4 बार में, 6 से 15 बार में, 4 से ये 55 बार में कटेगा, तो क्या आ गया? 55 इंटू 15, तो 15 5 जा 75 होता है, बचेगा 7, फिर 75 एंड 7 82, यानी 825 रुपए में उसने खरीदे थे 90 अंडे। बेचे हैं किसने?
₹32 का 3 अंडा बेचा, यानी एक अंडा कितने में बचा? 32/3 में। और 90 अंडा कितने में बेचा? इंटू 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 30 बार में कटेगा, 32 इंटू 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा 960। ये हो गया उसका एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो देखिए ऑब्वियसली विक्रय ज़्यादा पैसे में बेच रहा है, खरीदा था 825 में, बेच रहा है 960 में, यानी उसको क्या हुआ? लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, लाभ पता चल जाएगा। 10 माइनस 5 5 होगा, 5 माइनस 2 3 होगा, और ये 9 माइनस 8 1 होगा। ₹135 का उसको लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58। एक रेडियो को 460 रुपए में बेचने पर 70 रुपए की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि हानि का दुगना लाभ? यानी लाभ कितना चाहिए? 70 रुपए का हानि हुआ, लाभ चाहिए डबल, यानी 140 रुपए का लाभ चाहिए हमको। तो कितने में बेचा जाए? अब इसको हम लोग लाइन डायग्राम से करते हैं, समझिए इसको, बड़ा ही यूनिक मेथड है। ये कहीं पे सीपी रहा होगा, क्रय मूल्य रहा होगा। पहले 70 रुपए की हानि पे बेचा गया, और कितने में बेचा गया? 460 रुपए। और यहाँ से यहाँ क्या है? 70 रुपए का लॉस हो रहा है उसको। अब क्या करना है? आपको प्रॉफिट में बेचना है, यानी इधर जाएंगे, कितना? 140 रुपए का प्रॉफिट में बेचना है। तो ये वाला मूल्य क्या होगा? क्या होगा? 460 है, 70 रुपया लाएंगे तो हमको तो क्रय मूल्य मिल जाएगा, और 140 और ज़्यादा में बेचेंगे तब हमको प्रॉफिट होगा। यानी हमको क्या करना होगा? 460 में ये 70 प्लस 140 को ऐड कर देना होगा। तो ये 140 एंड 70 कितना होता है? 210 रुपया ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा नया विक्रय मूल्य मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 670। ऑप्शन नंबर बी। सबको समझ में आया क्या किया हमने? कुछ ना कुछ तो सीपी रहा होगा, सीपी अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 460 में बेचा, 70 रुपये का लॉस हुआ, अब हमको प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट इधर होगा। सीपी से ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, 140 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचना है? तो अभी तो हम 460 रुपये पे है इस पोजीशन पे, 70 रुपया जोड़ेंगे, फिर 140 रुपये जोड़ेंगे, तब हम पहुँचेंगे यहाँ पे नए वाले विक्रय मूल्य पे, यानी 70 और 140 को ऐड करेंगे इस 460 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 670। क्वेश्चन नंबर 59। 4290 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या तरीका है अभाज्य गुणनखंड का? आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। हम क्या करेंगे? इसको केवल अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करेंगे। अभी ये इवन नंबर है इसलिए हम 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बचेगा 1 0 5 1। अब ये इवन नंबर नहीं है तो हम काउंट करके देखेंगे, ऐड करके देखेंगे। 2 1 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12, यानी 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, बचेगा 1 5 5 बार में। अब देखेंगे 7 प्लस 5 12 एंड 1 13, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से दिख रहा है कि है। 5 भी एक अभाज्य संख्या है। 5 1 जा 5, बचेगा 21 4 बार में, बचेगा 15 3 बार में, राइट। अब 5 से भी नहीं होगा, क्या 7 से होगा? नहीं होगा। 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, क्या 11 से होगा? होगा। 11 1 जा 11, बचेगा 3 3 3 बार में। अब ये 13 से होगा, तो हमारा क्या निकला? इसका अभाज्य गुणनखंड निकला 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11 गुना 13। देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60। नीचे दिए गए ग्राफ में जूतों की बिक्री को दर्शाया गया है। महीना दिया हुआ है और कितने जूते बिके। जनवरी में 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे कितना है? 4 है, यहाँ पे कितना है? 3 है, यहाँ पे है 5 है, यहाँ पे है 2 है, और यहाँ पे है 4। और एक जूता का जो सिंबल है उसका मतलब होता है 500 जूता, यानी जो भी दिया हुआ है इंटू 500। अब क्या बोल रहा है? साल की प्रथम तिमाही में दूसरी तिमाही से कितने जूते अधिक बिके। यानी प्रथम तिमाही का मतलब हुआ जनवरी फरवरी मार्च में, कुल मिलाकर अप्रैल मई जून से कितने ज़्यादा जूते बिके। देख लेते भाई, जनवरी फरवरी मार्च तीनों मिला के कितने बिके हैं? 6 + 4 + 3, यानी 13
इंटू 500 जूते बिके, राइट। और अप्रैल में जून में कितने बिके हैं? 5 2 7 प्लस 4 11 इंटू 500। तो कितने ज़्यादा बिके हैं, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। ये कितना हो गया 6500, ये कितना हो गया 5500, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1000। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हम लोग का गणित का खंड कंप्लीट होता है। खंड 3 भाषा परीक्षण। निर्देश क्या है? इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद पर आधारित 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेदों को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, ए बी सी और डी। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। तो ये तो था निर्देश। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अनुच्छेद नंबर 1। घोड़ा मानव जीवन में गति करने वाला पशु है, जिसने मनुष्य की सेवा की है और पग पग पर मनुष्य ने घोड़ों का उपयोग किया है। उन्हें 5000 वर्षों से पालतू बना रखा है। घोड़े ने मनुष्य को गतिशील बनाने में अहम भूमिका अदा की है। घोड़ों के कारण दूर दराज के शहरों में जानकारी को बांटा जा सकता है और वस्तुओं का व्यापार किया जा सकता है, तथा घोड़ों का उपयोग किसान द्वारा अन्न उगाने में भी किया जा सकता है, क्योंकि घोड़े में कृषि कार्य करने की शक्ति है। असल में घोड़े इतने शक्तिमान होते हैं कि वाहनों की शक्ति मापने के लिए हॉर्स पावर का उपयोग किया जाता है। घुड़सवार लोगों ने युद्ध में सदा उन्हें जीता जिनके पास घोड़े नहीं थे, क्योंकि घोड़े तेज होते हैं और सैनिकों को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अंत में घोड़े सुंदर और तेज चाल वाले होते हैं, तथा बहुत से लोग मौज के लिए उन पर सवारी करते हैं। पीठ पर सवार के बैठे होने पर भी वे बाधाओं को पार करते हुए चल सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है? लगभग 5000 वर्षों से घोड़ों को पालतू बनाया गया। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपका साफ साफ दिया हुआ है, 5000 वर्षों से हमने उसे पालतू बना रखा है। दूसरा, कोई व्यक्ति या वस्तु जो इधर उधर चल फिर सकता है उसे क्या कहा जाता है? जो चीज चल सकता है उसको क्या बोलते हैं? गतिशील होता है वो चीज, राइट। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसके लिए घोड़ों की आवश्यकता नहीं है? गांवों के बीच संचार, इसके लिए तो जरूरत है। कृषि के लिए भी जरूरत हो सकता है। युद्ध जीतने में भी घोड़े की जरूरत होती है। टूटी बांध जोड़ना, इसके बारे में कहीं पे भी अनुच्छेद में नहीं बोला गया। यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 हॉर्स पावर से मापी जाती है। क्या मापी जाती है? वाहनों की शक्ति। देखिए काफी क्लियर कट यहाँ पे बताया गया कि घोड़े इतने शक्तिमान होते हैं कि वाहनों की शक्ति मापने के लिए हॉर्स पावर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी करेक्ट। अगला है, घोड़ों का सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? शक्तिमान बिल्कुल होते हैं, उपयोगी भी बहुत है, सुंदर भी बहुत है। ये सारी चीजों की चर्चा की गई है अनुच्छेद में, यानी ये सारे ही सही है। ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। अब हम लोग अनुच्छेद नंबर 2 को देखते हैं। भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य स्थित है। इस राज्य को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। यह प्रदेश पर्वतों के ऊपर बसा हुआ है। कश्मीर के उत्तर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन तथा तिब्बत जैसे देश बसे हैं। इसके दक्षिण में हिमाचल तथा पंजाब राज्य स्थित हैं। यहाँ मुगल बादशाह जहांगीर ने शालीमार और निशात नामक 2 बाग लगवाए। भारतवर्ष में केसर की खेती भी इसी प्रदेश में होती है। श्रीनगर, पहलगाम, अनंतनाग तथा गुलमर्ग यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ की डल झील में तैरते हुए हाउस बोट बहुत सुंदर लगते हैं। कश्मीरी लोग कुर्ता सलवार पहनते हैं। यहाँ लकड़ी पर नक्काशी एवं ऊनी रेशमी कपड़ों पर कसीदाकारी का काम किया जाता है। डिलीशियस किस्म का सेब भी कश्मीर में पैदा होता है। इस तरह हमने ध्यान से इस अनुच्छेद को पढ़ लिया है। अब इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 जम्मू कश्मीर राज्य स्थित है कहाँ? भारत के उत्तर में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। शालीमार और निशात बाग किस मुगल बादशाह ने लगवाए? तो इसका आंसर है जहांगीर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, शालीमार और निशात नामक किसने बनवाया? बादशाह जहांगीर ने लगवाए। तीसरा है, कश्मीर में हाउस बोट कहाँ तैरते हैं? तो यह है डल झील में। ये भी इसमें उल्लेख किया गया है। यहाँ की डल झील में तैरते हुए हाउस बोट बहुत सुंदर लगते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग पहनते हैं सलवार कुर्ता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देखिए लास्ट में दिया हुआ है, कश्मीरी लोग कुर्ता सलवार पहनते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है?
जम्मू कश्मीर को, ये भी मेंशन किया गया अनुच्छेद में। तो हम लोग का तरीका क्या होना चाहिए, पहले एक बार अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर दिक्कत होती है तो फिर से अनुच्छेद को जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन पढ़ चुके हैं तो हमको मालूम है किस किस पार्ट को ध्यान देना है। अनुच्छेद नंबर 3, अतीत काल में लोग स्वस्थ हुआ करते थे, वे घर में अपने परिवार के साथ ताजा और पौष्टिक भोजन किया करते थे। आज यह बदल गया है। अनेक लोग, विशेषकर बच्चे, फास्ट फूड पसंद करते हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा या चिप्स आदि। इस बदलाव के अनेक कारण हैं। पहला कारण, आजकल अभिभावक अधिक समय तक काम करते हैं और उनके पास भोजन बनाने के लिए समय कम होता है। दूसरा, जब महिलाएं भी काम करती हैं तो उनके पास व्यय करने के लिए अधिक धन होता है। एक अन्य कारण है विज्ञापन। टीवी, पत्रिकाओं और इंटरनेट से अनेक प्रकार के उपलब्ध भोजन की लोगों में जानकारी बढ़ गई है। यद्यपि फास्ट फूड बहुत स्वादिष्ट और सुविधाजनक होता है, यह स्वास्थ्यकर नहीं होता। बहुत से बच्चे मोटापे और अनेक रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, शब्द मोटापाग्रस्त का अर्थ क्या है? तो ये तो बहुत सिंपल है, बहुत मोटा को बोलते हैं मोटापाग्रस्त। दूसरा 72, पुराने जमाने में लोग स्वस्थ होते थे क्योंकि वे होटलों और रेस्तरां में अनेक प्रकार का भोजन करते थे। बिल्कुल नहीं, वे घर में बना ताजा खाना खाते थे। बिल्कुल सही, ये मेंशन किया गया है अनुच्छेद में। आज यह बदल गया है, यह शब्द का तात्पर्य क्या है? देखिए अब इसका चर्चा कहाँ, इसकी चर्चा की गई है, यहाँ पे की गई है। आज यह बदल गया है, अतीत काल में लोग स्वस्थ हुआ करते थे, वे घर में अपने परिवार के साथ ताजा और पौष्टिक भोजन किया करते थे। आज यह बदल गया है, यानी ये भोजन के बारे में बोला जा रहा है कि भोजन बदल गया है, अब लोग फास्ट फूड पसंद कर रहे हैं। तो यह किसकी बात की जा रही है? यह बदल गया, यह किसका है? यह शब्द का तात्पर्य है भोजन से। अगला क्वेश्चन है, बर्गर, पिज्जा, चिप्स को क्या कहा जाता है? फास्ट फूड कहा जाता है। ये भी मेंशन किया गया है पैराग्राफ में। इस अनुच्छेद के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहता है कि परिवार साथ बैठकर भोजन करे? नहीं, ये नहीं है। बच्चे घर का बना खाना पसंद नहीं करते? ये भी नहीं है। फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है फास्ट फूड स्वादिष्ट तो होता है, सुविधाजनक भी होता है, लेकिन ये स्वास्थ्यकर नहीं होता। तो यही बताना चाहते हैं लेखक। तो इस तरह से ये अनुच्छेद नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग अनुच्छेद 4 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 4, चींटियां दुनिया की कुछ सबसे प्रबल कीटों में गिनी जाती हैं। उन्हें कभी न थकने वाली, सहयोगी और स्वामी भक्त माना जाता है। भारत के कुछ भागों में यह विश्वास है कि अगर कोई चींटियों को कुछ खिलाता है तो संपन्न हो जाता है। लोग प्रातःकाल चींटियों की बस्तियों के निकट शक्कर रख देते हैं, जिसे दान का ऐसा कार्य माना जाता है जिससे उनका भाग्य सौभाग्यशाली बना रहे। अमेरिका के आदिवासी विश्वास करते हैं कि मनुष्यों ने चींटियों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सर्दियों में खाने के लिए गर्मियों में भोजन संग्रह कर लेना उनसे सीखा। चींटियों ने हमें सिखाया कि कैसे गर्मियों में ठंडे रहें और सर्दियों में गर्म। हमने चाहे सीखी हो या नहीं, चींटियों ने हमें शांति और सहयोग का पाठ पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 76, चींटियां दुनिया की डैश कीट मानी जाती हैं? तो ये है प्रबल कीट मानी जाती है। ये साफ साफ उल्लेख है आपका, यहाँ पे देखिए सबसे प्रबल कीटों में गिनी जाती हैं। चींटियों को खिलाने वाले लोग होते हैं दानी। दान एक ऐसा कार्य है जिसमें क्या निहित है? क्या निहित है यानी क्या है इसको बोलते हैं दान। मांगने को नहीं, पूछने को नहीं, लेने को नहीं, देना। दान मीन्स कुछ देना किसी को। अमेरिकी मूल निवासियों के अनुसार चींटियों ने मनुष्य को सिखाया। देखिए मूल निवासी अमेरिकन लोगों का क्या विश्वास था? आदिवासी विश्वास करते थे, अमेरिका के आदिवासी, कि मनुष्यों ने चींटियों से बहुत कुछ सीखा। सर्दियों में खाने के लिए, गर्मियों में भोजन संग्रह कर लेना। चींटियों ने कैसे सिखाया कि कैसे गर्मियों में ठंडे रहें और सर्दियों में गर्म। ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं चींटियों से। तो जाड़ों में खाना कैसे इकट्ठा करें? ये गलत है बाबू। गर्मी में वो खाना इकट्ठा करते हैं जाड़े के लिए। गर्मियों में ठंडे कैसे बने रहें? बिल्कुल ये हमने उनसे सीखा है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। संपन्न शब्द का क्या अर्थ होता है? संपन्न का मतलब होता है जो धनवान है, जो धनी हो, राजभक्त नहीं होगा, सहयोगी नहीं, निर्धन नहीं, धनी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। इस तरह से हम लोगों का खंड 3 हिंदी भाषा कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने मॉडल पेपर सेट 2 को कंप्लीट कर लिया। इस मॉडल पेपर का आंसर शीट डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, जिसको आप डाउनलोड करके अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। आज का लेसन अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।